स्टूडेंट्स वेलकम टू मल्लिकास बायोलॉजी हब। पिछले हमने 12th स्टैंडर्ड के जो एनसीईआरटी सीरीज़ है उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 9 जो कि था बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, सो कौन से बायोटेक्नोलॉजी और कौन से उसके प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स है उसके बारे में था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 एनसीईआरटी 12th का जो है बायोटेक्नोलॉजी है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है तो हमने पढ़ा इसमें उसकी प्रोसेसेस कैसी होती है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सारी प्रोसेस है इसके क्या एप्लीकेशंस है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals, biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals। देखो, हमने ये पढ़ा है कि हमको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाई जाती है, मतलब ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स वगैरह बनाई जाती है या फिर कुछ और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, किसको यूज़ करके? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को यूज़ करके या फिर फंजाई, प्लांट्स या एनिमल्स को इनको मॉडिफाई करके जेनेटिकली, मतलब उनके डीएनए में चेंज ला करके हम जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, दी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड दी थेरेप्यूटिक्स। इसमें क्या क्या आता है? थेरेप्यूटिक्स मतलब थेरेपी वाला, दैट इज़ जीन थेरेपी वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। थेरेपीज नॉर्मली डिजीज़ के लिए दी जाती है, जैसे कैंसर हो गया या फिर कोई और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनके लिए थेरेपीज़ हो गए। डायग्नोस्टिक्स हो गए, जैसे डायग्नोस्टिक्स में जो है कोरोना वायरस के डायग्नोस्टिक्स में हमने यूज़ किया था QPCR। ठीक है, तो ये सारे जो डायग्नोस्टिक हो गए, एलाइजा वगैरह, वो भी सारे हो गए। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, उसमें यूज़ किया जाता है। बायो रेमेडिएशन में, बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी वेस्ट है, ठीक है, तो उस वेस्ट को प्यूरिफाई करना, किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू, उसको बोला जाता है बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन में काम आता है वेस्ट के ट्रीटमेंट में एंड एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, सो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। सो बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल एरियाज है। पहली बात करते हैं, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। देखो, बेस्ट कैटलिस्ट की तरह काम करेगा वो। कैसे? कैटलिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम्स, ऑब्वियसली एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं। और एंजाइम्स हम किससे निकाल रहे हैं? माइक्रोब से जो है एंजाइम्स निकाल रहे हैं, तो वो एंजाइम्स की तरह वो एंजाइम्स बनाने के लिए यूज़ होगा। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, और ऑप्टिमल कंडीशन दी जाएगी जिसमें हमने जो हमारा एंजाइम बनाया है वो काम कर सके और हमारा एक और प्रोडक्ट बना सके। फिर होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा, उसका सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, और भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिससे हमारा यील्ड हमारे पास आ जाएगा उसके प्योर फॉर्म में। ठीक है, सो लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने जो है बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया है फूड प्रोडक्शन में और हेल्थ में। ठीक है, ओके, सो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब वो क्या रोल है इसकी बात करते हैं। Let us take a look at the 3 options that can be thought for increasing food production। देखो क्या हो रहा है, आजकल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बट जो लैंड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कौन सा लैंड? एग्रीकल्चर वाला लैंड की कमी हो रही है। तो हमें क्या करना है कि कम जगह पे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड प्रोडक्शन हो, कम जगह पे, कम लैंड में। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्रॉप है, क्रॉप का क्या बढ़ाना है? हमको यील्ड बढ़ाना है, यील्ड को इंक्रीज करना है क्रॉप के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे GMOs। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, दैट इज GMPs। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि
एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया जाएगा जिसमें जो है हम कुछ एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स को इंक्रीज करेंगे ताकि हम एग्रीकल्चर कर सके अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनिक कल्चर, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे। और फिर आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर यूज़ करें हम, और अभी इसको कैसे करेंगे हम वो भी देखेंगे आगे, ठीक है। फिर आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओहो, The Green Revolution succeeded in tripling the food supply, but yet was not enough to feed the growing human population. देखो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उसने जो है फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया था, लेकिन फिर भी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके लिए वो इनफ नहीं था। इंक्रीज्ड yields have partly been due to use of improved crop varieties. इसमें क्या किया ग्रीन रिवॉल्यूशन में, यील्ड इसलिए बढ़ा ताकि कुछ जो है वो इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज यूज़ की गई थी, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides, ठीक है। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा यील्ड किस वजह से बढ़ा, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ की, जैसे इरिगेशन सिस्टम वगैरह जो भी सारी फार्मिंग की प्रैक्टिसेस है उसको यूज़ किया गया, और साथ ही में एग्रोकेमिकल्स यूज़ किए गए जैसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हो गए। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। अब क्या हुआ है ना कि एग्रोकेमिकल्स जो यूज़ किए गए थे वो जो छोटे फार्मर्स होते हैं ना उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, एंड फर्दर इंक्रीजेस इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि वैरायटी में इंक्रीज नहीं हो पा रहा था, वैरायटी में जो है इंक्रीज जो है नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रीडिंग से नहीं हो पा रहा था, उसके लिए कुछ और बड़ा सा तरीका चाहिए होगा जिससे हम इसको कर सकें। So, as traditional breeding techniques failed to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, देखो क्या हुआ ना कि कुछ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है वो फेल हो चुकी थी कि वो डिमांड जो क्रॉप से उसका डिमांड पूरा कर सके, इसीलिए कुछ जो है फास्ट और इफ़िशिएंट सिस्टम्स निकाले गए जो क्रॉप को जो है उसकी वैरायटीज़ को इंक्रीज कर सके और साथ ही उसके यील्ड को भी इंक्रीज कर सके, ठीक है। सो अनादर टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर, फिर टेक्नोलॉजी निकली जिसको बोला गया टिश्यू कल्चर जो डेवलप हुई, ठीक है। सो अब ये टिश्यू कल्चर क्या है, व्हाट टिश्यू कल्चर मीन, क्वेश्चन आता है कि टिश्यू कल्चर क्या है। सो टिश्यू कल्चर हमको उसके नेम से जैसे सजेस्ट होता है कि एक टिश्यू है, ठीक। सो टिश्यू किस चीज़ का बना है, सेल्स का बना है, तो हम इन टिश्यूज़ की सेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे कुछ ग्रो करवाएंगे। इट कैन बी प्लांट और इट कैन बी एनिमल। सो ये टिश्यू कल्चर जो है वो दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। ओके, सो इट वॉज लर्नड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s में दैट होल्ड प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड, पूरे प्लांट्स को हम रीजनरेट कर सकते हैं फ्रॉम एक्स प्लांट। एक्स प्लांट्स क्या होता है, वो होता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। देखो ठीक है, ये देखो मान के चलो हमारे पास एक प्लांट है, चलो मैं पूरा बाद में बताती हूँ। अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, इसका प्रोसीजर मैं थोड़ा समझा देती हूँ। सो हमारे पास एक प्लांट है, ये वाला प्लांट, ठीक, ये वाला प्लांट है, इसका मैंने एक लीफ एक्सट्रैक्ट किया, ये एक लीफ है इस प्लांट का। तो इस लीफ में कोई एक टिश्यू होगा, मतलब इस लीफ को मैंने इतना कट कर दिया लीफ को, ठीक है, मैंने लीफ को कट कर दिया, कट करके मैंने वो लीफ को जो है ये लीफ का हिस्सा है इसको कट किया हुआ है, मैं इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। जैसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो मेरे पास कुछ डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स है, इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में जो है मेरे पास कुछ न्यूट्रिएंट मीडिया है, ऐसा मीडिया जिसके ऊपर हमारा प्लांट का जो सेल है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो मैंने एक टुकड़ा यहाँ इसमें इंसर्ट कर दिया, दूसरा टुकड़ा यहाँ इंसर्ट कर दिया। सो कुछ टाइम बाद जो है जब हम इस दोनों को एक फेवरेबल कंडीशन में उसको रखेंगे तो इन दोनों ट्यूब्स में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो मीडिया होगा उसमें फॉर्मेशन होगा कैलस का। ये कैलस यहाँ पे जो है प्लांट नहीं है, इसको हम प्लांट नहीं बोल सकते। कैलस जो है एक ऐसा टिश्यू, मतलब एक कैलस जो है मास ऑफ सेल्स है या फिर टिश्यू बोल लो, ये जो है टिश्यू है
जिससे क्या होगा फर्दर जो है जब हम इसको और आगे कल्चर करेंगे और अलग से पेट्री डिश में रखेंगे तो ये और ज़्यादा ग्रो करेगा, और जब ये और ज़्यादा ग्रो करेगा तो इसमें एक फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? इसमें फॉर्मेशन होगा प्लांट का। जैसे प्लांट के रूट्स का फॉर्मेशन होगा एंड साथ ही में छोटे छोटे प्लांट्स के शूट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो ये सारा प्रोसेस है टिश्यू कल्चर का, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो इसी टिश्यू कल्चर के प्रोसेस को यूज़ करके जो है जो ऐसी वैरायटीज़ जो मतलब जो ऐसी वैरायटीज़ जो नॉर्मली अपने इन्वायरमेंट में नहीं हो सकती, नहीं पैदा हो सकती, उस वैरायटीज़ को इन्होंने टिश्यू कल्चर के माध्यम से एक उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उसको उस वैरायटी को जो है प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। सो ये जो पोटेंसी मतलब एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे जो है प्लांट के किसी भी पार्ट से, किसी भी सेल से हम जो है पूरा एक नया प्लांट उगा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। यू विल लर्न हाउ टू accomplish दिस इन हायर क्लासेस। ठीक है, it is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source। देखो, प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? कार्बन सोर्स चाहिए होता है, जैसे सुक्रोज हो गया एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा। क्यों? ताकि वो ग्रो हो सके। नेचुरल एनवायरनमेंट में भी प्लांट्स को ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही होती है, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर हम लोग डालेंगे ताकि जो है प्लांट्स को आर्टिफिशियल कंडीशन में भी ये सारी चीज़ें मिल सकें। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration। एक छोटे से ड्यूरेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हम जो है वो उगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, सो ये जो मेथड है ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। सो टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट्स को उगाना उसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। सो ये सारे प्लांट्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्यों क्यों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे? क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोमैटिक सेल्स, प्लांट के ऑर्गन्स के सोमैटिक सेल्स को यूज करके दूसरा प्लांट बना रहे हैं। दैट्स वाई इसमें नो म्यूटेशन, नो वेरिएंस। ठीक है, नो म्यूटेशन, नो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नो वेरिएशंस। दैट्स वाई दिस इज अ सोमैटिक, इसीलिए ये जो है क्लोन्स है, बिकॉज नो म्यूटेशंस, नो वेरिएशंस, नो पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, so which they were grown, that is they are soma clones है, somatic clones। so many important food plants like tomato हो गया, banana हो गया, apple हो गया etc have been produce किया जाता है on commercial scale using this method, इस मेथड को यूज करके। try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process। okay, सो स्टूडेंट्स मैंने भी टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी में काम किया है। सो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को कभी फॉलो करते हो, सो मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है मलिकास बायोलॉजी हब, अगर उसमें फॉलो करते हो सो यू कैन मैसेज मी टू प्रेजेंट मी इमेजेस ऑफ माई प्लांट टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी जिसमें मैंने वर्क किया है। सो मैं बिल्कुल आपको उसके इमेजेस शेयर करूँगी, तब आप जा कर के जो है देख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू की जो प्लांट टिश्यू कल्चर की लैबोरेटरी होती है वो किस तरह से होती है और किस तरह से उसमें वर्क किया जाता है। ठीक है, another important application of the method is the recovery of healthy plants from diseased plants। इसका एप्लीकेशन एक और ये है कि हम जो है हेल्दी प्लांट्स को डिजीज्ड प्लांट से अलग रख सकते हैं। ठीक है, सो इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस द मेरिस्टेम एपिकल एंड ऑक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरसेस। देखो क्या होता है ना, अगर किसी भी प्लांट की वैरायटी है, मान के चलो ऐसे प्लांट की वैरायटी है जो अपनी एकदम यूनिक वैरायटी है प्लांट की, और उसका एक ही प्लांट है। ठीक है, एक ही प्लांट है, एक ही वैरायटी है। इसमें क्या होगा ना, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो शूट में यहाँ पाए जाते हैं और रूट्स में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, फिर अगर मान के चलो इसको डिजीज हो गया, कुछ भी अगर इसको डिजीज हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये डिजीज्ड प्लांट जो है मुझे सेम टू सेम ऐसा दूसरा चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका किसी लीफ से लेती हूँ या फिर शूट से लेती हूँ तो भी वो प्लांट कैसा हुआ?
डिजीज्ड होगा, या फिर अगर मैं इसका प्रोपगेशन करके भी इसको अगर मैं सॉइल में डालती हूँ तो भी ये डिजीज्ड बनेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वायरसेस जो है बहुत कम इन्वेड करते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड ही होता है, दैट्स वाई वायरसेस उसमें कम इन्वेड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को यूज करके हम जो है नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सो हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट, इसको ग्रो कर सकते हैं इन विट्रो में, लैब में, टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना। सो हमने कौन से कल्चर करे, मेरिस्टेम्स करे बनाना का, शुगर केन का, पोटैटो का, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स हैव बीन कैपेबल टू हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सो साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट का सेल लिया, प्लांट का सेल लेकर के जो उसको डाइजेस्ट किया, उसके सेल वॉल्स को डाइजेस्ट किया, मतलब सेल वॉल्स को ब्रेक किया। ठीक है, सो ये प्लांट का सेल है, मान के चलो इसके सराउंडिंग में सेल वॉल है, तो इस सेल वॉल को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो क्या रहेगा, प्लांट के सेल में सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, तो उस सेल को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसी सेल को, ऐसी प्लांट सेल जिसमें क्या हो गया, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल हमने उसकी हटा दी है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, सो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट्स। सो दो डिफरेंट वराइटीज जो है प्लांट्स की, उनसे हमने दो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए, दिस इज प्रोटोप्लास्ट 1, प्रोटोप्लास्ट 2। सो ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर। सो हर दोनों की अपनी डिजायरेबल कैरेक्टर है, जिसे मान के चलते हैं हम लोग, ये टमाटो का है। ठीक, सो ये टमाटो का अपना प्रोटोप्लास्ट है, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, टमाटो का स्पेलिंग टोमेटो, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट है। सो इसमें हमारे पास है रेड टोमेटोज, ये जो है अपने को रेड टोमेटोज देता है, और ये जो है लार्ज टोमेटोज देता है। ठीक, इसमें रेड टोमेटोज है, बट ये जो है टोमेटोज रेड है, बट ये स्मॉल टोमेटोज है, और ये येलो टोमेटोज है, बट ये लार्ज है। ठीक, तो मैं चाहती हूँ कि दोनों की अच्छी क्वालिटीज जो है आए हमारे टमाटोज में, मतलब उन वो जो टमाटोज हो वो अच्छे रेड भी हो और लार्ज भी हो। ठीक है, ओके, सो ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। सो इन दोनों का जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, इन डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम फ्यूज करेंगे और इससे बनेगा एक हाइब्रिड प्लांट। सो हमारा हाइब्रिड प्लांट एक टमाटो टमाटो प्लांट होगा, जो जिसमें टमाटोज कैसे होंगे, रेड होंगे और लार्ज होंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना hybridization by protoplast. So hybrid protoplast which can be further grown to form a new plant. So इन protoplast को mix करके जो है हम एक new plant grow करेंगे, जिसके पास हमारे जो चाहने favorable characters है वो हो सके। These hybrids are called somatic hybrids. इनको somatic hybrids बोला जाता है। So while the processes, so जो processes है is called as, इन processes को क्या बोलते हैं, somatic hybridization process बोलते हैं। So imagine a situation where a protoplast of tomato is fused with that of potato. अब देखो, हमने तो फिलहाल में बात करी थी कि टमाटो का प्रोटोप्लास्ट टमाटो के साथ फ्यूज करें। ठीक है, दोनों टमाटो के प्रोटोप्लास्ट है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि हम टमाटो का प्रोटोप्लास्ट लेकर के पोटैटो के साथ कर दे, ब्रिंजल के साथ कर दे, पम्पकिन के साथ कर दे, किसी के भी साथ कर सकते हैं, एंड देन दे आर ग्रोन, फिर उसको ग्रो करवा दे टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट्स कंबाइनिंग। सो इससे क्या हो जाएगा, टमाटो और पोटैटो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। वेल दिस हैज़ बीन अचीव्ड, इसको किया गया है, और इससे क्या बना है, पोमैटो बना है, पोमैटो। ठीक है, सो टमाटो प्लस पोटैटो, टोमेटो। ओके, unfortunately this plant did not have all the desired combination of characteristics for its commercial utilization. देखो हमने कर तो दिया, लेकिन इसमें जो है हम उसको डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड कर पाए। क्यों, बिकॉज ऑफ फैमिली डिफरेंट। इसमें क्या हुआ है ना कि दोनों की फैमिलीज डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है। दैट्स वाई नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन से, हमने जो हाइब्रिडाइजेशन किया इससे इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मेकअप काफ़ी डिफरेंट है दोनों का। ठीक है, जीन्स और जीन्स के फंक्शंस काफ़ी अलग है।
So, is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields? और भी हो सकता है, और भी कुछ हमारा जेनेटिक नॉलेज हो सकता है जिससे जो हम फार्मर्स की मदद कर सकें अच्छा यील्ड लाने में. इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड? देखो, और भी तो कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे हम कम से कम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ कर सकें ताकि उनके हार्मफुल इफेक्ट्स कम हो. सो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज पॉसिबल सोल्यूशन. तो इसका सोल्यूशन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ किया जाए. ठीक है. So, plants, bacteria, fungi, and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. GM plants have been useful in many ways. Genetic modifications has देखो, so genetically मतलब genetic modifications में या फिर इन organisms में क्या होता है, मान के चलो कोई भी एक organism है, बैक्टीरिया ले लेते हैं. ये हमने बायोटेक के पिछले क्लास में पढ़ा होगा ऑब्वियसली, बट मैं फिर भी एक बार बता दे रही हूँ. ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पास अपना एक डीएनए. सो इस डीएनए में हम क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, इधर का जीन उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट कर देंगे. हाँ, या फिर जीन डिलीशन या इंसर्शन, ये सारी चीज़ें हम करेंगे. तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस बोला जाएगा. और इन और जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे इससे उसको बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक, क्रॉप्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा. पहला जो है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट. सो क्रॉप्स को हमको टॉलरेट बनाना है इन सारी कंडीशंस को, ताकि ये सारी कंडीशंस होने के बावजूद भी क्रॉप्स जो है ग्रो कर सके. reduced reliance on chemical pesticide, pest resistant crops. पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स बनाने हैं, मतलब अभी क्या हो रहा है, देखो जो क्रॉप्स हैं उनको पेस्ट खाएंगे, कीड़े मकोड़े जो क्रॉप्स को खाएंगे. ठीक, तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं ताकि पेस्ट ना खाए, पेस्ट मर जाए. लेकिन क्या हो रहा है ना, वो पेस्टिसाइड्स हमको भी इफेक्ट कर रहे हैं, हमको हमारी डाइट में इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इवन एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, क्रॉप्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं. तो ऐसे तो कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिससे पेस्ट भी मर जाए और हमको इफेक्ट भी ना हो. तो हम क्या करेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाएंगे. अब वो कैसे बनाया जाएगा वो हम आगे देखते हैं. हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद जो है कुछ क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाते हैं. ठीक, खराब हो जाते हैं. तो इस खराबी से बचाने के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे. Increased efficiency of mineral usage by plants. This prevents early exhaustion of the fertile soil. क्या होता है ना कि सॉइल भले कितनी फर्टाइल क्यों ना हो, लेकिन ना वो जो प्लांट्स जो होते हैं ना, वो उनका एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने मिनरल्स को ले सकें. तो इस कैपेसिटी को हम इंक्रीज करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल अपटेक कर सके. ठीक है. एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना, जैसे गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए होता है. ठीक, क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को जैसे जो पुअर किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें विटामिन ए की कमी देखी गई. तो इसलिए बनाया गया गोल्डन राइस, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें जो है राइस के अंदर उन्होंने राइस के अंदर जो जीन इंसर्ट कर दिया. किसका जीन इंसर्ट कर दिया, विटामिन ए का जीन. तो इससे क्या है, राइस के अंदर जो है विटामिन ए बनने लग गया. ठीक है. ओके. So, in addition to this uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in form of starches, fuels and pharmaceuticals. So, ऐसे भी कुछ plants बनाए गए. ठीक है. सो ये जो एग्रीकल्चर में यूज़ के अलावा भी ऐसे प्लांट्स बनाए गए जो इंडस्ट्रीज़ को उनके रॉ मटेरियल सप्लाई करे, जैसे स्टार्च सप्लाई करे या फ्यूल्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plants, which could decrease the amount of pesticide used. सबसे बड़ा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बायोटेक का रहा है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाना, जिसके वजह से पेस्टिसाइड का यूज़ कम हुआ है. तो इसमें एग्जांपल है बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है एक बैक्टीरियम जिसको बोला जाता है बैसिलस थोरिनजेनेसिस. तो ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड करता है बैसिलस थोरिनजेनेसिस, बीटी फॉर शॉर्ट. Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insect without the need for insecticides. In effect,
to create biopesticides. Example are bt cotton, bt corn, rice, tomato, potato and soybean etc. देखो क्या हुआ ना, एक बैक्टीरियम था, वो बैक्टीरियम का नाम था बैक्टीरियम का नाम था बैसिलस थोरेनजेनेसिस। ठीक है, तो उसके वो ना एक ऐसा टॉक्सिन बनाता था जो कि टॉक्सिन किसको मारता है, ये टॉक्सिन किल करता है निमेटोड्स को, मतलब इंसेक्ट्स को। निमेटोड जो इंसेक्ट है, निमेटोड्स को वो किल कर देता है। ठीक है, तो इस टॉक्सिन का जो जीन था उस जीन को हमने आइसोलेट किया और ये जीन जो है वो प्लांट के सेल के अंदर इस जीन को हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट कर दिया तो ये निमेटोड आया, निमेटोड है ये, ठीक है, एक आँख वाला। तो ये निमेटोड जैसे ही आया, इसने इस प्लांट को खाया, ठीक, प्लांट के लीफ को खाया, ये मर गया, निमेटोड जो है वो मर गया। ठीक, तो यही एक प्रोसेस था जिससे जो है हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सके। ऐसे करके जो जितने भी निमेटोड्स आए, एक बाइट ली, मर गए। ठीक, ओके, सो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसने इफेक्ट डाला निमेटोड पर, और निमेटोड को ही क्यों मारा, किसी और को क्यों नहीं। BT cotton, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insect, जैसे है लेपिडोप्टेरिन्स हो गया जो कि टबैको बर्ड वॉर्म है, आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरिन्स बीटल्स एंड डिप्टेरिन्स जो फ्लाइज मस्कीटोज। सो बीटा थोरेनजेनेसिस जो है फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। देखो क्या हुआ ना, तो ये जो निमेटोड्स है, ये वाले जो इंसेक्ट्स है, बस ये उन्हीं को मारा है, उन्हीं को किल करता है। तो जो बैसिलस थोरेनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है उसके ग्रोथ के टाइम। दिस क्रिस्टल्स कंटेन टॉक्सिक, इसके अंदर टॉक्सिक होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। सो वाई डज दिस टॉक्सिक नॉट किल दी बैसिलस, अब ये टॉक्सिक जो है बैसिलस को क्यों नहीं किल करता है। सो एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट ingest the inactive toxin, it is converted into an active form to toxin due to the alkaline pH of the gut, which solubilizes the crystals. अब क्या होता है ना, सो बैसिलस थोरेनजेनेसिस जो है इसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही ये जो प्रोटीन है ये जाता है गट में, किसके गट में, जो निमेटोड है, इंसेक्ट है, उसके गट में जैसे ही जाता है तो उसको वहाँ मिलता है एक अल्कलाइन पीएच। सो अल्कलाइन पीएच की वजह से जो है वो एक्टिव बन जाता है और वो जाकर के जो है होल्स क्रिएट करता है उसके गट्स में, इंटेस्टाइन में। The activated toxin binds to surface of midgut. So midgut के surface पे bind करेगा epithelial cells को and create pores. Pores बना देगा that cause swelling. Swelling हो जाएगा, lysis हो जाएगा and eventually cause death of the insect. जिससे जो है वो insect मर जाएगा। ठीक है, ओके। So specific BT toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis. कुछ specific BT toxin genes isolate किए गए Bacillus thuringiensis में, incorporated into the several crop plants such as cotton. कौन से plants में डाले, cotton, brinjal वगैरह में हमने जो है डिफरेंट जीन्स को आइसोलेट करके उसके अंदर डाला है। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। सो कौन सा जीन चाहिए, उसकी चॉइस किस पे डिपेंड थी कि कौन सा क्रॉप है और कौन सा टारगेट पेस्ट है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। देखो बहुत सारे बैक्टीरियाज के जो डिफरेंट बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वो डिफरेंट इंसेक्ट पर काम करते हैं। ठीक है, द टॉक्सिन इज एनकोडेड बाय अ जीन दैट इज CRY1AC नेम्ड क्राई। देखो जो क्राई जीन है ना वो एनकोड करता है टॉक्सिन को। सो देयर आर नंबर ऑफ देम, बहुत सारी डिफरेंट क्राई जीन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दी प्रोटीन्स एनकोडेड बाय genes CRY1AC and CRY2AB control the cotton ball worms, that of CRY1AB controls corn borer। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये हमेशा आती है एग्जाम्स में, खासकर नीट में। वो ये कहती है कि CRY1AC एंड CRY2AB, इसको याद रखना, ये किसको किल करता है, कॉटन बॉल वर्म, याद रखना। और एक और है दैट इज CRY1AB किसको किल करता है, कॉर्न बोरर को। ठीक, तो ये वर्म्स के नाम है, तो इन जीन्स को और इन वर्म्स के नाम जो है याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये रहा
जो कॉटन का जो बॉल है ना उसको डिस्ट्रॉयड किया गया है बॉल वर्म्स ने, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है, यहाँ पे खा गए उधर का। सो और ये जो है ये एक बड़ा वाला जो है फुल मैच्योर कॉटन बॉल, फुल मैच्योर कॉटन बॉल है, ठीक है। फिर आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, और बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की कैसे किया जाता है। सो सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ऐसे निमेटोड्स हैं जो पैरासाइट की तरह काम करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अ निमेटोड दैट इज मेलोडिजियन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स। सो ये जो इनकॉग्निटा वाला जो है वो किसको इफेक्ट करता है, रूट्स किसके, टोबैको प्लांट्स के, एंड कॉजेस अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, जिससे यील्ड में बहुत कमी आई है। A novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference. So एक और तरीका है जिससे हमने जो है इस चीज को हटाया, किसके थ्रू, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू, दैट इज RNAi. So RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. So RNA interference जो है सारे यूकैरियोट में होता है और एक मेथड है सेल्यूलर डिफेंस का. This method involves silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of mRNA silencing. The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements जैसे transposons that replicate via an RNA intermediate. देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, आरएनए इंटरफेरेंस के, जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक जीनोम आया है, किसका जीनोम आया है, वायरल जीनोम आया है, ठीक है, वायरल जीनोम आया है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो क्या करेगा, इस ऑर्गेनिज्म में एक मैकेनिज्म होता है आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस वाला मैकेनिज्म, जिसमें होता है जिसमें होता है एक तो mRNA होता है और एक होता है SNRNA, दो होते हैं, ठीक है। सो mRNA और SNRNA क्या करेंगे, इस वायरल जीनोम को आइडेंटिफाई करेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA और siRNA बनाएंगे, जो कि क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA बन गया। तो जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA बन जाएगा तो ये जो वायरल का जो ये जीनोम है या फिर ये वायरल का जो RNA या फिर जीनोम है, तो ये उसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर देगा। ये वायरल जीनोम या वायरल RNA है और ये अपना वाला डबल स्ट्रैंडेड RNA, तो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्मेशन करेगा और ये इसको डिग्रेड कर देगा, इसके इस तरह से इधर इधर से जो है कट्स लगा देगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जो है ये डिग्रेड हो जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे हम जो है कोई भी वायरल या बैक्टीरियल किसी भी जीनोम को हम डिग्रेड कर सकते हैं बाय आरएनए इंटरफेरेंस से, ठीक है। सो इसी प्रोसेस को यूज़ करके पेस्ट रेजिस्टेंट जो है क्रॉप्स बनाए जाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे उसका जो भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो उसके अंदर उसका जीनोम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या बन जाएगा, एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाएगा आरएनए इंटरफेरेंस का, और वो जा करके जो उधर उसको किल कर देगा। सो यूजिंग इसको किससे यूज़ करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज़ किया जाएगा, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स यूज़ किए जाएंगे, वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है। सो होस्ट प्लांट में निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ किया जाएगा। The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. So देखो जो DNA है ना वो दोनों बनाएगा, सेंस और एंटीसेंस RNA दोनों को बनाएगा। These two RNAs being complementary. So ये दो RNA एक दूसरे से complementary होंगे to each other form a double-stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific mRNA of the nematode. ठीक। सो क्या होगा ना, जैसे ही जो हम निमेटोड का जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो दो आरएनएस बनेंगे, ठीक है। सो ये जो है डीएनए है, ये डीएनए के डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, तो इसका भी आरएनए बना है और इस वाली स्ट्रैंड का भी आरएनए बना है, ठीक है। सो दोनों स्ट्रैंड का आरएनए बना है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और फिलहाल में तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो दोनों से बने। तो जैसे ये जुड़ जाएगा फिर ये क्या करेगा, ये जो स्पेसिफिक जीन्स जो mRNA होगा, किसका mRNA, ये क्या करेगा, जो mRNA होगा, मान के चलो ये mRNA, ठीक है,
निमेटोड का mRNA। तो ये यहाँ से जाके इसका एक बेस पेयर इस mRNA से जाके बाइंड करेगा और इसको जो है वो कट कर देगा, इस mRNA को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। सो ये हुआ प्रोसेस। The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host। एक transgenic host में ये parasite survive नहीं कर पाएगा expressing specific interfering RNA। तो transgenic plant therefore got itself protected from parasite। इससे ये जो transgenic plant है वो parasite से protect हो जाएगा, ठीक है। सो और भी हम लोग बायोटेक के applications की बातें करते हैं। लेट्स सी और कितना बचा है। ओके हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके और एप्लीकेशंस के बारे में, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में इसके क्या एप्लीकेशंस है। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। बहुत ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स बनाई गई है। फर्दर द recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as in common case of similar products isolated from non-human sources। क्या होता था ना, पहले के टाइम पे जो थेराप्यूटिक्स थे ना वो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से आइसोलेट करने पड़ते थे, जिसके वजह से हमारे शरीर में उसके प्रति कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते थे, जैसे एलर्जी वगैरह, ठीक है। तो अब जो है ये सारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी अब बंद हो गए इसकी वजह से। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड। 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बनाई गई है फॉर ह्यूमन यूज ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो इन इंडिया 19 ऑफ दिस आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केट, उसमें 12 जो है इसमें से इंडिया में भी यूज़ की जाती है, ठीक है। सो पहली बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। इंसुलिन जो हार्मोन है और जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। सो जो ब्लड में शुगर है उसकी मात्रा को कम करता है इंसुलिन। लेकिन क्या होता है, कुछ पेशेंट्स, कुछ लोगों में इंसुलिन की कमी, इंसुलिन के प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, इंसुलिन के प्रोडक्शन में कमी की वजह से या फिर इंसुलिन का एक अल्टर्ड या फिर ख़राब स्ट्रक्चर की वजह से जो है क्या होता है, वो काम नहीं कर पाता इफ़िशिएंटली, जिनकी वजह से उनको एक डिसीज़ कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है डायबिटीज़, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ का मैनेजमेंट जो है इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। सो इंसुलिन को रोज़ इनको इंसुलिन पिल्स या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ़ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। अगर एक इनफ ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा, दवाइयाँ लेगा, इंजेक्शन लेगा, बाहर से लेगा इंसुलिन। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate। उसको isolate करना पड़ेगा और use करना पड़ेगा इंसुलिन को दूसरे एनिमल्स से। So would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body itself? And would it not elicit an immune response in human body? No। वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है और साथ ही में वो इम्यून रिस्पॉन्स भी इलिसाइट करता है। क्यों? क्योंकि जो है ऑब्वियसली एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एनिमल्स जो है वो भी मैमल्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के टाइम पे तो कहीं डिफरेंस हुआ होगा। एक छोटा सा चेंज भी जो है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस ला सकता है। सो नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अगर ऐसा हो जाए कि हम एक बैक्टीरियम से हमारा ह्यूमन इंसुलिन बनवा ले तो suddenly the whole process becomes so simple। You can easily grow a large quantity of bacterium and make as much insulin as you need it। So large quantity bacterium को grow करके large quantity में हम जो है insulin निकाल सकते हैं। So think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not। Why? orally insulin का administer कर सकते हैं diabetic people को, obviously कर सकते हैं क्योंकि वो जो pills होती है वो तो लेते ही है हमेशा। Insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs। slaughtered जो है कैटल्स और पिग्स से जो है वो इंसुलिन को निकाला जाता था पहले। फिर आया इंसुलिन जो है फ्रॉम एनिमल सोर्स, दो कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी। कुछ पेशेंट्स में इसके लिए एलर्जी डेवलप हो गए और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस, दूसरे रिएक्शंस हुए टू द फॉरेन प्रोटीन।
इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इंसुलिन की दो छोटी चेन है, दैट इज चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जो दोनों लिंक्ड है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ठीक है, फिर आते हैं इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। इंसुलिन जो है प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, लाइक अ प्रो एंजाइम की तरह द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। फिर इस प्रो हार्मोन को प्रोसेस करना पड़ता है बिफोर इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। अब इसमें प्रोसेस के लिए क्या है, विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ द कॉल्ड द सी पेप्टाइड। देखो एक और चेन है इसके पास, जो प्रो इंसुलिन होता है उसके पास तीन चेन होती है, ए चेन, बी चेन, सी चेन। लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करके मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करते हैं तब इसके पास सिर्फ दो चेन होती है, ए एंड बी चेन। ठीक है, this C peptide is not present in mature insulin and is removed during maturation into insulin। फिर ये जो मैच्योर जो है उसको रिमूव, मैच्योर इंसुलिन में जो सी चेन प्रेजेंट नहीं होती है और इसको मैचुरेशन के टाइम हमको रिमूव करना है। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आर DNA रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। देखो पहले तो क्या है ना, सबसे सिंपल तरीका है कि लैब में इंसुलिन बनाने का क्या करो, जो ए चेन है उसको बना लो, पहले बी चेन है उसको बना लो, फिर इन दोनों चेन को जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दो, बन गई दोनों ए बी चेन्स। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है। सो इन 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, प्रिपेयर टू DNA सीक्वेंसेस, दो DNA सीक्वेंस बनाए करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, ए और बी चेन के करस्पॉन्डिंग DNA सीक्वेंसेस बनाए ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लास्मिड्स, और उसको जो है प्लास्मिड में डाल दिया ई कोलाई के टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स। चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, दोनों चेन्स को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन है, मतलब जो चेन है ए और बी जो चेन है वो दोनों क्या है, प्रोटीन है। वो ये दोनों चेन है वो प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन का जीन कैसे बनाया, प्रोटीन से जीन को कैसे बनाया और उसको प्लास्मिड में इंसर्ट क्यों कैसे किया। ठीक, तो हमने एक सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस पढ़ा था, सॉरी वो प्रोसेस ये था सेंट्रल डोग्मा का कि सबसे पहले होता है अपने पास, वो होता है डीएनए। डीएनए होता है जो किस में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और एमआरएनए होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो ये तो अपना सेंट्रल डॉग्मा वाला प्रोसेस है, ये जा रहा है सीधा। इसी प्रोसेस को हम कर देंगे रिवर्स। ठीक है, इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, प्रोटीन से एमआरएनए बनवाएंगे और एमआरएनए से डीएनए बनवाएंगे। ये किससे हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो इसको रिवर्स करेगा, प्रोटीन को रीड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाएगा और उस कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। सेम इस प्रोसेस को फॉलो करके प्रोटीन से, ये तो चेन से, इसका क्या बनाया हमने, एमआरएनए बनाया। ठीक है, ये ए चेन है, ये बी चेन है, इन दोनों के एमआरएनए बना दिए। फिर इस एमआरएनए को फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिए, ये ए चेन का, ये बी चेन का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। ठीक है, फिर इसी डीएनए को क्या करा दिया, इसी डीएनए को प्लास्मिड के अंदर जो है वो, ये जो प्लास्मिड है इसके किसी भी जीन के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया गया। फिर इस प्लास्मिड को इंसर्ट कर दिया गया ई कोलाई के अंदर, और जिसने ई कोलाई ने क्या प्रोड्यूस करा, ई कोलाई ने प्रोड्यूस करा इंसुलिन। ठीक है, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो समझ जाओ। ठीक, इससे जो है क्या बना, इंसुलिन बना। ठीक, ओके। सो अब इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको अगर मेरा वीडियोस, मतलब मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है वो अच्छा नॉलेज मिल सके। ठीक है, जो जो बच्चे नीट के लिए या बोर्ड्स में है, 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, उनको टेंशन रहता है बच्चों को पढ़ाई का कि कैसे हो पाएगा, तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को मैं ये जो कॉन्सेप्ट है वो ईजिली समझा सकूँ, क्योंकि ये समझ नहीं आते हैं इस एज में, बहुत मुश्किल लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
लेकिन जब बड़े होते हैं ना तब पता चलता है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो मेरे वीडियोस को ध्यान से देखना, समझना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम वाला जो मेरा चैनल है उस पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।